विद्यार्थी, इनसे आज से पूर्व के 2 वीडियो में या 3 वीडियो में हमने मांग और पूर्ति के बारे में अध्ययन कर लिया है तथा अब हम ये पर्याप्त रूप से जानते हैं कि मांग क्या है और पूर्ति क्या है, मांग वक्र किस प्रकार का होता है, पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है। अब हम आते हैं कीमत संयंत्र की भूमिका, है ना। कीमत संयंत्र यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर बाजार में संतुलन का निर्धारण होना, या इसे हम मांग व पूर्ति का संतुलन भी कहते हैं। जब मांग और पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो उसे हम संतुलन, साम्य अथवा इक्विलिब्रियम का बिंदु कहते हैं। उस कीमत पर बाजार में वस्तु की मांग की मात्रा उसकी पूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। कीमत के उस स्तर को हम संतुलन कीमत कहते हैं, और यदि कभी बाजार कीमत इस संतुलन कीमत से कम या अधिक हो जाती है तो ऐसी शक्तियां अपने आप उत्पन्न होती है जो अंत में पुनः संतुलन कीमत को स्थापित कर देती है। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जो रेखा चित्र आपके सामने है, इस रेखा चित्र में मांग एवं पूर्ति वक्र डी डी मांग वक्र है तथा एस एस पूर्ति वक्र है। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्राएं ली गई है और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत ली गई है। तो डी डी और एस एस यानी मांग व पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जिससे ओ पी कीमत पर मांग की मात्रा व पूर्ति की मात्रा दोनों ही ओ क्यू के बराबर होती है। यदि कभी कीमत OP से बढ़कर के OP1 हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा से अधिक हो जाती है ना। यहाँ पर पूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा से अधिक है, जिससे कीमत में वापस घटने की प्रवृत्ति लागू हो जाती है, जो यह नीचे की तरफ आते हुए तीर के निशानों द्वारा दिखाया गया है। अंत में कीमत वापस ई बिंदु पर आ जाती है, और इसी प्रकार से यदि कभी कीमत OP से घट करके OP2 पर आ जाती है तो ऐसी स्थिति में मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक हो जाती है, जिससे कीमत में बढ़ने की प्रवृत्ति लागू हो जाती है, जैसा कि ये ऊपर के एरो द्वारा दिखाया गया है। अंत में कीमत बढ़कर पुनः ई बिंदु पर आ जाती है या संतुलन स्तर पर आ जाती है। तो मांग व पूर्ति के इस साम्य का अर्थशास्त्र में बहुत ही अधिक लोकप्रिय माना जाता है, और यह कीमत प्रणाली की स्वचालित शक्ति को दर्शाता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि हम कीमत संयंत्र की भूमिका को दर्शाएंगे, तो ये कीमत संयंत्र की भूमिका है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया, यदि हम जो है P1 पर कीमत पर आते हैं तो मांग तो क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और पूर्ति जो है यहाँ P1 से लेकर के यहाँ तक है। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा पूर्ति का मांग की तुलना में ज्यादा है, इसलिए इसको हम पूर्ति अधिक या मांग का अभाव कहते हैं। कई बार 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, मांग अभाव या पूर्ति अधिक क्या है। तो ये जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, ये जो है पूर्ति अधिक्य या मांग के अभाव को दर्शाता है। इसी प्रकार से कीमत जब P से नीचे आ जाती है, जैसे P2 पर, तो यहाँ पर पूर्ति की तुलना में मांग इतनी अधिक ज्यादा हो जाती है, जैसे मैंने रेड लाइंस दिखाई है। तो यहाँ पर ये जो है पूर्ति का अभाव या मांग का आधिक्य होता है, और ये दोनों ही स्थितियां असंतुलन की स्थिति होती है। जब पूर्ति का आधिक्य होता है तो ऐसी स्थिति में मांग का अभाव होता है, और जब मांग का अभाव होता है तो कीमतें घटती है और वापस इस बिंदु ई बिंदु पर आने का प्रयास करती है, और ई बिंदु पर पुनः संतुलन स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी कारण से कीमतें घट जाती है और पूर्ति का अभाव या मांग का आधिक्य हो जाता है, यानी पूर्ति अभाव मतलब पूर्ति करने वाले, बेचने वाले लोग कम है, और मांग आधिक्य का मतलब खरीदने वाले लोग ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ती है और कीमतें बढ़ के वापस पुनः ई बिंदु पर संतुलन स्थापित हो जाता है। तो इसे हम स्वचालित संतुलन की पद्धति कहते हैं। तो इस प्रकार से मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, स्वचालित शक्तियों के द्वारा, कीमत प्रणाली की स्वचालित शक्तियों के द्वारा वापस पुनः संतुलन स्थापित होता है। अब कई बार इनमें जो है परिवर्तन भी हो सकता है। अगर मांग और पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो उसका संतुलन की दशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको भी हम एक रेखा चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि मांग और पूर्ति के अलग अलग परिवर्तनों का, कि जब मांग में परिवर्तन होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, या पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसको अलग अलग रूप में मांग और पूर्ति के अध्ययन में देख चुके हैं। अब मांग व पूर्ति के परिवर्तनों का साम्य पर एक साथ प्रभाव भी हम देख सकते हैं, है ना। हम एक ऐसी स्थिति लेते हैं जिसमें मांग और पूर्ति वक्र दोनों अपनी प्रारंभिक स्थिति की तुलना में दाईं ओर खिसक जाते हैं। दाईं ओर खिसकने का मतलब पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है, उसका हम कारण मान सकते हैं, लागतें घट गई
रही है। मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि उपभोक्ता की आमदनी में वृद्धि हुई है। हम कुछ भी मान करके परिवर्तित करने वाले तत्वों में से और ये मान लेते हैं कि दोनों ही अपने दाहिनी तरफ खिसकेंगे और इसका प्रभाव कीमत और मांग तथा पूर्ति की मात्राओं पर हम देख सकते हैं, है ना। आप स्वयं जो है मांग व पूर्ति के अन्य परिवर्तनों को लेकर के नए साम्य की स्थिति को भी पता लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही सरल क्रिया है, इसमें किसी प्रकार का जो है ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम प्रारंभ में हम मान लें कि हम डी एवं पूर्ति वक्र एस एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। तो ये वैसा जैसा इसके पूर्व के चित्र में था, दोनों वक्र जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां संतुलन बिंदु निर्धारित हो जाता है। इससे जो है क्यू ई साम्य कीमत यानी संतुलन कीमत का निर्धारण होता है और ओ क्यू मांग की मात्रा बराबर पूर्ति की मात्रा निर्धारित हो जाती है। बाद में मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन होने के कारण, यानी यदि हम मान लें कि उपभोक्ता की आमदनी बढ़ जाती है तो मांग वक्र डी से अपने दाईं तरफ खिसक कर डी वन पर आ जाता है और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों के परिवर्तन से, यानी मान लें कि उत्पादन लागत घट जाती है तो ऐसी स्थिति में एस वक्र अपने दाईं तरफ खिसक करके एस वन पर आ जाता है। अब इन दोनों के खिसकने से नया संतुलन ई1 बिंदु पर स्थापित होता है, जिससे संतुलन जो है कीमत Q1 E1 स्थापित होती है और इस पर मांग की मात्रा बराबर पूर्ति की मात्रा दोनों ही समान होती है OQ1 के। तो मांग व पूर्ति वक्रों के खिसकाव के हम कई रूप ले सकते हैं। इनमें नए साम्य स्थापित होते रहते हैं। इन विभिन्न प्रकार के जो खिसकाव है उनसे हमारे विश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि केवल मांग वक्र है ना, अगर डी से डी वन पर आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि एस वक्र वही रहे पुराना वाला, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। तो नया संतुलन बिंदु कहाँ होगा, E2 बिंदु पर। इसी प्रकार से अगर डी वक्र वही रहे और केवल एस वक्र बदल करके एस वन पर आ जाए तो ऐसी स्थिति में नया संतुलन कहाँ पर होगा, देखिए आप रेखा चित्र में डी वही पुराना वाला रहे लेकिन एस बदल करके एस वन हो जाए तो ऐसी स्थिति में नया संतुलन नीचे देखिए E3 बिंदु लिखा हुआ है पर स्थापित होता है। तो इस प्रकार से मांग एवं पूर्ति वक्रों के परिवर्तन से नए जो साम्य है उनकी तलाश करना बहुत ही सरल और रुचिप्रद होता है और हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। मैं जो है ये सोचता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कीमत संयंत्र के द्वारा या मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा बाजार में संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा का निर्धारण होता है। तो ये जो हमने ऊपर अभी विश्लेषण मांग और पूर्ति के द्वारा प्रस्तुत किया है, तो मांग और पूर्ति के इन विश्लेषणों से कुछ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहला तो ये कि सभी मांग वक्रों का ढाल जो होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी सारे ही जो मांग वक्र होंगे वो ऊपर से नीचे दाहिनी तरफ जाते हुए होंगे। और सभी जितने भी पूर्ति वक्र होंगे उन सब का जो ढाल है वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए होंगे। मांग जब पूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमत बढ़ती है, क्योंकि जब खरीदार ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं तो कीमत बढ़ती है। और जब मांग पूर्ति से कम हो जाती है यानी खरीदार कम होते हैं और उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कीमत घटती है। केवल एक ही कीमत पर यानी एक ही कीमत पर मांग और पूर्ति की मात्रा बराबर होती है, जिसे हम संतुलन कीमत कहते हैं। संतुलन कीमत पर ही बाजार कीमत स्थिर रहती है और जब मांग व पूर्ति वक्र बदलते हैं या खिसकते हैं तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में परिवर्तन अवश्य होते हैं। तो इस प्रकार से हमने मांग और पूर्ति की अवधारणाओं का अध्ययन किया है और मेरे हिसाब से अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कीमत संयंत्र किस प्रकार से अपनी भूमिका संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा को निर्धारित करने में अदा करता है। धन्यवाद।